वहाँ पे 1.5 करोड़ ईयरली, आज से 12 साल पहले सैलरी मिल रही थी, बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वापस इंडिया आ गए? कि स्कूल बचे ही नहीं है। हम पेरेंट्स मार्क्सवादी हो गए, वो मार्क्स फिलोसोफर वाला नहीं, मार्क्स कितने आए ये मार्क्सवादी हो गए। स्कूल बिजनेस बन गए हैं। वहाँ से जो मिलना चाहिए वो आप किसी से भी पूछ लिए, बच्चों से पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आवाज किसकी आ रही है? ये मोर की आवाज़ आ रही है। आपने घर पे मोर पाले? मोर हमारे घर पे, हमारे ये पूरा जो सराउंडिंग है जंगल है, इसमें 1100 ट्रीज है और इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा मोर हैं आसपास अरे वाह। और 50 से ज़्यादा डिफरेंट बर्ड स्पीशीज। आप यहाँ तो- बुलाते हो लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे तो उसी का नाम है स्माकम लाइफ हाँ, इन तो नेचर। पिछले 10 सालों से 2014 में अस्माकम हम लोग बैठे थे, तो हमको लगा कि एक स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ सबको लगे कि ये हमारी जगह, हम जा सकते हैं कभी भी। अस्माकम का मतलब ही हमारा होता अस्माकम, है। हाँ आपने घर भी अलग तरह से बनाया है। जी। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि इसमें जो है सीमेंट और रेत इसका इस्तेमाल नहीं हो, कैसे बनाएगा? हाँ, ये इसमें जुड़ाई जो है वो पूरा चूना, मेथी, उड़द, गुड़, आपने क्या क्या बोला? गोंद, गुड़, उड़द, मेथी, ये तो सब्जी लग रहा है बना है। दाल बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही अलग और स्पेशल है। उन्होंने IIT मुंबई से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने US गए। US में 15 साल तक जॉब किया। 1.5 करोड़ की नौकरी कर रही थी और उन्होंने वहाँ से 12 साल पहले नौकरी छोड़ के वापस इंडिया आए। क्यों इंडिया आए, क्या हुआ उनकी लाइफ में, आपने ऐसे सुना नहीं होगा कि कोई US से 1.5 करोड़ का जॉब छोड़ के वापस इंडिया आ जाए, और इंडिया वो क्यों आई। इन्हीं सब बातों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ है आज अर्चना मैडम। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैम, हम लोग आजकल सुनते हैं, देखते हैं कि US से हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप लोगों को वापस इंडिया भेज रहे हैं जो डंकी रूट से गए थे। मतलब जिन्होंने लीगल वैलिड वीज़ा नहीं लिया था, पासपोर्ट नहीं था, चोरी से गए थे कहना जी चाहिए। और वो इसलिए गए थे कि वो लोग तरसते हैं, मतलब लोग चाहते हैं इंडिया से जी। कि हम वहाँ जाएं, वहाँ सेट हो जाए, वहाँ पे कोई जॉब मिल जाए। बट आपके केस में उल्टा हुआ। आप तो IIT मुंबई से थी, वहाँ पे 1.5 करोड़ ईयरली, आज से 12 साल पहले जी। सैलरी मिल रही थी, बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वापस इंडिया आ गई? आई थिंक आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि आज यदि एक पोल किया जाए कि सबको अमेरिका जाने की छूट है, तो 99% इंडियंस, अपने भारतीय लोग अमेरिका में पहुंच जाएंगे। पर चूंकि मुझको ये लगता है कि जो बचपन से जिस तरीके से हम ग्रो होते हैं और बचपन के जो संस्कार होते हैं, प्लस अपनी संस्कृति से जो जुड़ाव है, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली थी इस मामले में कि मेरा बचपन पूरा गांधीवादी फैमिली में बीता। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी मम्मी के दादा तो होलकर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको अच्छा। निमाड़ के गांधी कहा जाता था। तो ऐसे माहौल में, गांधीवादी परिवार में, सादा जीवन उच्च विचार में बड़ी हुई। उसके बाद में जब थोड़ी बड़ी हुई तो पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो आज के ज़माने में मैं बोलूँगी तो वर्ल्ड के बहुत इस टाइम के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर हैं, जिन्होंने एप्लॉयड तरीके से बताया हमको कि हमारे जीवन में गीता, वेद, उपनिषद के विचार कैसे उतारें। तो 13 साल की थी तब से हम, मेरे पापा जो थे मेरे जीवन में बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, कि उन्होंने जॉब करते करते भी अपनी ज़िंदगी को सेल्फलेस काम और एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के उसमें पूरा लगाया। हमने बचपन में से 12वीं तक आई, तब तक आधे से ज़्यादा भारत घूम चुके थे। मेरे मम्मी पापा जो, उन्होंने जो संस्कार दिए, जो जीवन का शिक्षण दिया, तो वो सब जो विचारों के और जो संस्कारों के बीज थे। तो जब IIT में भी थी तब भी ऐसे अमेरिका जाने का कोई चाम नहीं था, पर ये लगा कि मौका मिल रहा है टेक्नोलॉजी में, हम लोग तो जाते हैं, देखते हैं नए देश में घूमने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। पर हमेशा से जब से वहाँ गए थे तब से मेरा और मनीष, मेरे हस्बैंड, हम लोगों का यही विचार था कि हम आएंगे वहाँ थोड़ा टाइम देके, आके अपनी कम्युनिटी में काम करना है, अपने देश में अपने लोगों के साथ काम करना है, अपनी संस्कृति से जुड़ के काम करना है। तो ये दिमाग में था पहले से ही। हाँ, वो कितने साल होंगे, 6 साल होंगे, 8 साल होंगे, 12 साल होंगे, नहीं मालूम था। पर ऐसा कोई कारण नहीं था कि हम वहाँ के जीवन से परेशान हुए या वहाँ ऐसा लगा कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का सोचना ये होता है, या कोई ऐसी मजबूरी होगी कि हमारे पेरेंट्स अकेले हैं तो हमको आना है। तो वो नहीं था, बट शुरू से ही एक दिमाग में विजन था कि एक टाइम के बाद में अपने को ये करना है। तो वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट
कर पाए। हालांकि बहुत सारे लोग सोचते हैं आना, बट वो सब लोग X+1 सिंड्रोम में अटक के रह जाते हैं कि अगला साल। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे वहाँ सेट नहीं हो पाएंगे, पर मुझको लगता है सारा माइंडसेट का खेल है। बच्चे तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, ये हम लोगों की जो एक कंडीशनिंग है कि अच्छा करियर, अच्छा एजुकेशन सब बाहर है, हमारे देश में तो कुछ नहीं है। जब हम देखेंगे जड़ में जाके, तो गंगा जो है उसको हम गंगोत्री में देखेंगे और कलकत्ता में देखेंगे। गंगोत्री में देखेंगे तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गंगा हमको मिलेगा, कलकत्ता में गंदी गंगा मिलेगी। आज जो चल रहा है उसको देख के हमारे देश को हम सोचें कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमको बहुत डीप में हम अपने आप को खोल के, अपने आप की अनलर्निंग करके और जानना पड़ेगा, देखने कि हमारे देश में क्या है जो बाहर से सारे लोग आने को मरते हैं। मैं तो कल परसों किसी से यही बात कर रही थी कि आज अमेरिकन्स को या बाहर वालों को मौका मिलेगा ना, तो दे वुड कम एंड चूज टू लिव इन इंडिया। और हम भारतीय लोग मालूम नहीं क्या, हम ऐसे गुलामी मानसिकता हो गई है, या साहबोक्तम तब तत् प्रमाणम, की साहब जो बोल रहे हैं वेस्टर्न से जो आया वही अच्छा है। तो आई थिंक हमको ये थोड़ी सी कंडीशनिंग हमारी ठीक करनी पड़ेगी। जब आप यूएस में थी जी, तो कंपनी में थी, वहाँ पे अच्छा खासा सैलरी था आपका जी, तो आपको जब आपने सोचा, डिसाइड किया कि अब छोड़ते हैं यहाँ से, तो बच्चे तो वहीं, तो बच्चों का क्या रिएक्शन था? जी। तो मैंने जब छोड़ा, मतलब नौकरी छोड़ना और भारत आना दोनों डिसीजन अलग अलग थे। वो ये हुआ कि जब मैं जॉब कर रही थी तो आई वॉज इन ओरेकल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी डायरेक्टर, और हम लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिटेलर्स इन द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में आज जो कंज्यूमर सिस्टम देख रहे हैं, हम कंज्यूमरिज्म देख रहे हैं, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो वो हम उनके लिए सिस्टम इम्प्लीमेंट करते थे। और मेरी लाइफ में सिंप्लिसिटी और मेरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा मिनिमलिस्ट जब जाने लगे कि सस्टेनेबल तरीके से रहना है, तो मुझको ऐसा लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि जो मैं जीवन में जीना चाहती हूँ या जीने का प्रयत्न कर रही हूँ, और एट द सेम टाइम 8 hours ऑफ माई लाइफ, माई डे, आई एम गिविंग टू अ कंपनी हु इज स्प्रेडिंग कंज्यूमरिज्म इन द वर्ल्ड। तो अलग अलग बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स, आज जितने भी बड़े बड़े रिटेलर्स के नाम अभी भारत में तो 5-10 सालों से आए हैं, बट यूरोप और यूएस में जो बड़े बड़े हैं, उन सब के साथ में हम लोग काम करके उनकी सिस्टम कैसे एफिशिएंट बने, उनका ROI कैसे बढ़े, ये काम करते थे हम लोग। हाँ, कुछ नाम अगर लेना तो नाम लूंगी तो गैप है, ओल्ड नेवी है, A&P है, फिर बड़े बड़े मतलब सेंसबेरी है यूके के, मतलब बड़े बड़े जितने भी बड़े रिटेलर्स ग्रोसरी में है, फैशन वर्ल्ड में है, ये ज़ारा, H&M, जितने भी, मतलब आप, दे आर जस्ट चाइल्ड सिस्टर्स ऑफ द बिग रिटेलर्स विच, तो वो हम लोग उनके साथ काम करते सकता था कि ये सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, कि जो चीज़ में हम कन्विंस हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर साथ ही वी आर सपोर्टिंग समवन हु इज स्प्रेडिंग दोज थॉट्स, दोज वैल्यूज, कंज्यूमरिज्म इन द वर्ल्ड। तो ये लगा, छोड़ा। मेरे बच्चों का रिएक्शन, तो बच्चों को तो शुरू से ही, जैसे मैंने बताया कि हमको शुरू से ही आने की इच्छा थी, तो हर साल मैं बच्चों को लेके आती थी, भारत आती थी। मैं 6 से 8 वीक यहीं से काम करती थी। आई वॉज सो ब्लेस्ड इन दैट टाइम ऑल्सो। आज से कम आज 25 साल पहले से बात करूँ तो मैं 2098-99 से हम लोग गए, तो उस टाइम से मुझको वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मेरे जो मैनेजर थे ही न्यू कि मैं कहीं से भी काम एफिशिएंटली कर पाऊंगी, तो हर वहाँ पे 2 वीक की छुट्टी मिलती, पर मुझको 6 से 8 वीक की छुट्टी मिलती थी। 98, 2000 तब की बात कर रही हूँ, 2013-14 तक। तो बच्चों को मालूम था हर साल कि, मतलब उनको मालूम था कि हमको भारत आना है, हम लोग भारत आएंगे वापस। तो फिर आप गए क्यों? जब इतना अच्छा लग रहा था इंडिया, नहीं, और सारी चीजें इतनी अच्छी थी, तो क्या पैसा कमाने के लिए गए थे कि बहुत सारा कमा लें? देखिए, पैसा तो नहीं है, हाँ पैसा साइड इफेक्ट जरूर है, बट एक्सप्लोरिंग, एंड अभी भी मैं बोलूंगी वर्क करने के लिए, यदि प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको काम करना है तो अमेरिका से अच्छी कोई जगह नहीं है। अच्छा। क्योंकि दे रिस्पेक्ट योर पर्सनल लाइफ, दे रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, दे रिस्पेक्ट योर आपकी इंटीग्रिटी। मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ के IT के जॉब में यदि हम होते तो शायद 2 साल में ही छोड़ दिए होते। अच्छा, क्योंकि 24 घंटे में से 18 घंटे आज भी देखेंगे तब भी IT में जॉब कर रहे हैं लोग। हम 8 घंटे हमारा वीकेंड हमारे लिए है, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे पर्सनल उसके लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। तो वर्क प्रोफेशनलिज्म, वर्क कल्चर, प्लस हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं भारतीय लोग, कि पूरा विश्व का जो भी है वो मेरा परिवार है। और दूसरी बात, हम लोग इतना टाइम रुक क्यों पाए, क्योंकि हमारे जिस विचारों से जुड़े हुए स्वाध्याय परिवार,
वो पूरे अमेरिका के हर स्टेट में, हर सिटी में जहाँ भी हम थे वहाँ पे स्वाध्याय कार्य चलता था। तो हम उस परिवार से जुड़ के जो अपनी संस्कृति का काम करते थे, तो इतना टाइम इसलिए रह गए हम लोग वहाँ पे टू एक्सप्लोर द लाइफ देयर। बट ऑलवेज, हाँ, और मैं ये नहीं मना करूँगी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि यदि हमने सोचा है कि हमको भारत में आके काम करना है तो लक्ष्मी जो वेल्थ है वो भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो हमको यदि ये कंट्री ऐसा मौका देता है कि जो हम अपना सेविंग करके हम उसको जल्दी, हमारा जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो ख़त्म कर सके जल्दी, और हमारा टाइम फिर बाद का टाइम हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने आप के लिए दे सके, तो क्यों नहीं। मतलब भारत में वही होता 10 साल में तो शायद लाख 2 लाख बचा सकते, वहाँ पे जाके करोड़ 2 करोड़ तो वो एक फ़र्क था। बट ये पैसा एक इज़ अ साइड इफ़ेक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। तो आपने जब छोड़ा, हाँ, तो आपकी सैलरी क्या थी ईयरली, और अगर आज भी आप कर रहे होते तो अप्रोक्स क्या सैलरी होती इंडियन रुपीस? हाँ, तो इंडियन रुपीस में आप 1.5 से 1.25 करोड़ के बीच में उस टाइम पे मेरी सैलरी थी। आज यदि आप करें तो उसको ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो जाएगा, तो मतलब 3-4 करोड़ के आसपास। हाँ, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि मतलब मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मुझको कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर चढ़ना है। यदि मैं होती तो, मजाक में बोल रही हूँ, मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा सभी बोलते कि तू होती तो अभी कोई बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होती, जिस तरीके से तू काम करती है, जिस तरीके से तेरी इफिशिएंसी है, तो शायद और भी बड़ा 10 टाइम हो जाता पैकेज। मालूम नहीं, मेरे को कभी सोचा नहीं था। तो कभी अफसोस होता है, ऐसा लगता है वहीं रह जाती तो ज्यादा अच्छा? नहीं, कभी भी नहीं। अफसोस तो कभी भी नहीं होता है, उल्टा यही लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं हम कि वो डिसीजन ले पाए, क्योंकि 99.9% जो हमारे साथ में लोग जो आना चाहते थे वो हमसे पूछते रह गए कि हमको भी आना है, पर वो डिसीजन नहीं ले पाए। और नाउ दे सी व्हाट वी आर डूइंग, और एवरी डे आई गेट द मैसेज फ्रॉम हमारे यूएस के नेटवर्क, यूके में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं कि यार काश हम ये जिंदगी जी सकते। तो वो फ्रेंड्स ये नहीं बोलते कभी कि स्टार्टिंग में जब आपने आज से 12 साल पहले आपने डिसीजन लिया कि इंडिया वापस जाना है जी, सो उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्या हो रहा है, डेफिनेटली, और जाके क्या करने वाले हो? बिकॉज ये सब बातें जब बोला जाता है कोई, तो कई बार लोग बोलते हैं कैसे बात कर रहे हो, अगर हमारे यहाँ की लोकल वाले कैसे पागल रहे बात कर रहे हैं, 1.5-2 करोड़ रुपए मिल रहा है और इंडिया वापस जाके करना क्या है, वो इम्पोर्टेंट था उनको। तो फ्रेंड्स का किस तरह का? फ्रेंड्स फैमिली में तो सबको मालूम ही था कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, तो मतलब फैमिली में सब सपोर्ट थे, हस्बैंड आपके बच्चे सब? हस्बैंड, हाँ, थोड़ा सा हस्बैंड वाज लिटिल बिट नॉट दैट कंफर्टेबल कि यार हम जाना तो है, बट क्यों हम ये सब छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, लोग यहाँ से बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तू अपन भारत जा रहे हो और ऊपर से बच्चे लोग अनस्कूल्ड होने वाले हैं, वो बात करेंगे अभी, आप शायद पूछने वाले होंगे, तो कि बच्चे लोग सेल्फ लर्निंग मोड में जाने वाले हैं। तो ये, हाँ, वहाँ के फ्रेंड्स, वहाँ के लोगों ने बोला, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे स्वाध्याय परिवार में जो हमारे फ्रेंड्स थे कि आप इतना अच्छा काम करते हैं भगवान का, जो हम भारत के राजदूत बन के, कल्चरल एम्बेसडर बन के जो अच्छे विचार लेके जाते हैं, गीता के विचार, वो आपके जैसे लोगों की, पावरफुल लोगों की ज़रूरत है, हिंदी भाषी, मतलब। और दूसरी बात ये कि हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो भी यही बोलते थे कि यार क्या करना है बच्चों को, तुम वहाँ के लेके जाओगे, लोग तो वहाँ से आने के लिए मर रहे हैं, मतलब स्पेशली बच्चों के एजुकेशन के लिए। बच्चों का क्या होगा, हमारे लिए नहीं ज़्यादा चिंतित थे, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। और यहाँ पे तो लोग पागल, मतलब आपने बिल्कुल सही बोला कि हम तो डबल पागल है, मतलब एक तो हमने अमेरिका छोड़ा और ऊपर से यहाँ आके अमेरिका छोड़ा, नौकरी भी छोड़ी, और तीसरी बात बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा। तो मतलब जितने भी टाइम, जितने फोल्ड, मैनी फोल्ड पागल ग्रेजी हो गए हम लोग। तो जब आप आए तो ये सब छोड़ के यहाँ क्यों आए, क्या कर रहे हो मैम आप? तो हम लोग जब आए तो हमारा शुरुआत से ये था कि हमको ऐसा कुछ, क्योंकि अपने जो संस्कृति में ये 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहले वो 100 साल की आयु थी, तो 25-25 साल था। पर अब यदि अपन 80 ईयर्स माने एवरेज, तो ये लगता है कि 40-20 साल तक ब्रह्मचर्य हो गया, 20 से 40 गृहस्थ हो गया, 40 से 60 जो वानप्रस्थ आश्रम है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो मैंने एक्सपीरियंस और मेरी जो स्किल्स मैंने इकट्ठी करी, अब मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, आसपास इतने सारे युवान हैं, आसपास इतना सब कुछ जो कम्युनिटी है, उसमें मेरे एक्सपीरियंस और स्किल का कैसे उपयोग करूं। तो ये 40 साल, मुझको लगा 40 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, मतलब वर्क से, और हम अब कम्युनिटी में काम करेंगे।
जो भगवान की कृपा से जो भी हमको विचार मिले हैं, जो एक्सपीरियंस मिला है, जो भगवान की कृपा से कुछ वेल्थ मिली है, उसको हम कैसे अपनी इन्वायरमेंट के लिए, अपनी मदर अर्थ के लिए, अपने युवानों में, अपनी जो सबसे बड़ी संपत्ति अपने युवान, उनके बीच में कैसे काम करें। तो वो दिमाग में था कि कैसे करेंगे। एक माध्यम था, हम हर गांव में मिलने जाते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से गांव-गांव में जाते हैं, गीता के विचार देते हैं। प्लस दूसरा, हमने टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है अपने पास में, इतने सारे कंट्रीज़ घूमे हैं, मोर देन 30 कंट्रीज़ घूमे हैं और काम किया है, तो कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो उसके लिए क्या होगा उसका कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था, पर ये था कि यहाँ आने के बाद में हम अपने बच्चों को, जो आज करंट सिस्टम है एजुकेशन की, वो शायद हम सभी लोग, आप भी मानते होंगे उसको, कि हम जो पढ़ रहे हैं आज, वो हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं आता। मेरी ज़िंदगी का जो 3 जो बोलते हैं लाइफ में, मटेरियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये 3 भाग हैं मेरी ज़िंदगी के, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। बट आज हमारा पूरा सभी का प्रयास सिर्फ मटेरियलिज्म की तरफ है कि मैं पढ़ भी अच्छी, मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा क्यों रही हूँ, ताकि उसका अच्छा करियर बने और ज़्यादा पैसे मिले। ये नहीं कि वो कुछ इनोवेट करे या कोई उसकी अच्छी लाइफ, मतलब लाइफ की एज ए ह्यूमन ग्रो हो, उसके लिए नहीं, बट ज़्यादा पैसा कहाँ से मिले। हर चारों जो पिलर्स हैं स्कूल के, वो भी यही प्रयास है। टीचर्स हो गए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, सबका यही है कि कैसे अच्छे से अच्छा करियर बने। पर मेरे जीवन में जो ज़रूरी है, मेरा जो आध्यात्मिक विकास, मेरा जो इमोशनल विकास, मेरा जो फिजिकल, जो आज मैं सवेरे से मैं खाना मेरे पेट में क्या डाल रही हूँ, या मेरे सोने की क्यों ज़रूरत है, मेरे जीवन में साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करने की क्यों ज़रूरत है। जीवन का जो उद्देश्य है सबसे बड़ा एजुकेशन का, कि टू नो हु आई एम, व्हाई आई एम हियर, मेरे लाइफ का जो पर्पस है, जो मेन एक एम है, कि वो मैं कोई एक सोल हूँ जो बहुत सालों, मतलब बहुत जन्मों से एक जर्नी पे हूँ, और इस जन्म में मुझको अपना और विकास करना है। वो सब भूल के हम सिर्फ एक बहुत संकीर्ण दायरे में हम लोग चल रहे हैं कि पैसा कमाएं, साधन इकट्ठा करें। और ये होता है कि पैसा कमाते के बाद साधन इकट्ठा करते करते बिस्तर बिछाते बिछाते रात हो जाती है और सोना रह जाता है। तो ये हमको लगा कि हम आके आज अपना जो जिंदगी का आधा टाइम हो गया है, 40 साल हो गए, अब 40 साल अपन इस तरीके से तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर मैं समझूं कि हाँ, 2 चीजें जी, आप जो कर रहे हैं, जो मैंने जी, आपके बारे में पढ़ा, जी, पहला आप जो है आपने ऑर्गेनिक जो फार्मिंग हाँ, शुरू की, बिल्कुल, तो यही उद्देश्य था। दूसरा, स्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी आपने शुरू हाँ, की। ये 2 चीजें हैं जो बिल्कुल। आप तो कर रहे हैं। मैं वही बता रही, तो ऐसा ये कुछ प्लान दोनों नहीं क्या था। चीजें जी, हैं और इससे क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल। ये ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट सारी चीज़ें इमर्ज होती गई कि हमने बच्चों का जो अनस्कूलिंग किया ना, उसके साथ में बहुत सारे लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। ये क्या है मैम? जैसे आपने बोला आपने बच्चों को अनस्कूलिंग किया, इसका मतलब है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? स्कूल नहीं भेजा। आप खुद आईआईटी से पढ़ी हैं हाँ। और बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? तो आईआईटी की पढ़ाई, तो आईआईटी में बहुत अच्छा टाइम निकाला, उसके बारे में ये नहीं बोलूँगी मैं। बट जब मेरा हम लोगों का टाइम था, जब मतलब मैं अब 50 की हूँ, तो उस टाइम का जो स्कूलिंग था और अभी का बहुत अलग है। अभी तो बहुत कॉम्पिटिटिव और मतलब लाइफ की वाट लग गई, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। तो पर हाँ, आईआईटी से पढ़े होने के बावजूद मुझको ये लगा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, बट मैंने उसका उपयोग नहीं किया। मैं आईटी में काम उसी किया। की वजह से तो आपको यूएस में जॉब मिला। हाँ, मिला बिल्कुल, पर वो आईटी में मैंने काम किया, बिल्कुल मिला। बट आज के ज़माने में हम ऐसे ज़माने में बैठे हैं जहाँ आपको किसी भी डिग्री के बिना, आपके पास स्किल्स होंगी तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे टाइम में नहीं बट था। स्कूल जाना भी तो जरूरी है, डिसिप्लिन, संस्कार, बहुत सारी चीजें जो सीखते हैं। वो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से अपने आप में एक पॉडकास्ट हो जाएगा कि स्कूल बचे ही नहीं है। हम पेरेंट्स मार्क्सवादी हो गए, वो मार्क्स फिलोसोफर वाला नहीं, मार्क्स कितने आए, ये मार्क्सवादी हो गए। स्कूल बिजनेस बन गए हैं, और वहाँ से जो मिलना चाहिए वो आप किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, पेरेंट्स से पूछ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन टीचर से पूछ लीजिए कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? तो मेरी बेटी 8th तक यूएस में पढ़ी थी। बच्चा तो स्कूल वहाँ पे भी नहीं गया, यहाँ पे भी नहीं गया। और जब मेरी बेटी, फिर ये लोग दे डिसाइडेड कि इनको हायर एजुकेशन परस्यू करनी, तो अब मेरा बेटा भी आईआईटी मद्रास में पढ़ रहा है, और बेटी ने यूएस से अंडरग्रेड किया है बट साइकोलॉजी। डायरेक्ट कैसे चले गए? उन्होंने स्कूलिंग नहीं की, तो कॉलेज नहीं हाँ, किया? तो यूएस में आपके पोर्टफोलियो पे, आपकी जो सेल्फ लर्निंग है उसके पोर्टफोलियो पे आपने क्या क्या कम्युनिटी में जाके काम किया है, तो वो उस बेसिस पे आपको वो इवेल्युएट करते हैं और आपको एडमिशन मिलता है विदाउट एनी एग्जाम और एनीथिंग, डायरेक्ट। डायरेक्ट।
ये यूएस का बहुत बड़ा, दे आर वेरी ओपन इनटू दैट। ये आवाज किसकी आ रही है? ये मोर की आवाज आ रही है। आपने घर पे मोर पाल रखे? मोर हमारे घर पे, हमारे ये पूरा जो सराउंडिंग है जंगल है, इसमें 1100 ट्रीज है और इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा मोर हैं आसपास। अरे वाह। और 50 से ज़्यादा डिफरेंट बर्ड स्पीशीज। ये सब आपने किया है? नहीं, ये पूरा एक फार्म हाउस का एरिया है, ये डेवलप हुआ है और हमने ये, हमारा जो घर है ये पूरा 5000 स्क्वायर फीट का जो है, इसमें हमको ब्लेस थे कि ये जगह मिली और हमने इसमें घर बनाया। तो ये पूरा, तो अभी बच्चों वाला कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। तो बच्चे आपके स्कूल नहीं गए, लेकिन जब आपका बच्चा आईआईटी मद्रास में है, हाँ, तो उसने तो ग्रेजुएशन किया उसने होगा? नहीं, तो उसने NIOS एक सिस्टम है अपना, क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है। यहाँ ये बहुत ही बढ़िया इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है, जहाँ पे कोई लोग किसी कारण से जिसकी पढ़ाई रुक गई हो, स्पोर्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना, उसके लिए ये ओपन स्कूलिंग है। तो उससे 10th और 12th का सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, भले ही कैसे आप लेते अभी हो? तक 8वीं तक भी नहीं स्कूल गए डायरेक्ट जा हो। सकते हैं उसमें? हाँ, उनका क्राइटेरिया है 8वीं के बाद में कुछ एक बेसिक सब्जेक्ट्स की वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको वो 10th के अपीयर होने के लिए अलाउ करते हैं। 10th और 12th उसने NIOS से किया और 12th NIOS से इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू एनी बोर्ड। वैलिड है मींस? हाँ, CBSE बोर्ड हो गया, IGCSE बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, किसी के भी वहाँ का NIOS का 12th इज इक्विवेलेंट टू एनी 12th। कोई भी जो बच्चा है कुछ और भी कर रहा है तो साथ में पढ़ाई कर हाँ, साथ में पढ़ाई कर सकता है। तो जब आप बता रहे थे क्या कर रहे हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि क्या करेंगे। हाँ, हमारा टाइम था कि गांव में सबसे मिलने जाएंगे, धीरे धीरे जो इमर्ज होगा वो ये करेंगे। डिसाइड नहीं था ये ये जाके? ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं था कि आके बस ये इंडिया करना जाना है। है। हाँ, भारत जाना है और अपना जीवन विकास करना है। अब उसके बीच में ये बच्चों की जब अनस्कूलिंग आई, तो ये स्पेस में अब जब हम करते थे तो हमको लगा कि हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनको ये सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है या कन्विंस नहीं है और ऐसा सोचते होंगे कि हमारे बच्चों को कुछ अलग तरीके का एजुकेशन मिले। स्कूलिंग और एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। मार्क ट्वेन एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उन्होंने बोला है कि आई वांट टू कीप माय एजुकेशन सेपरेट फ्रॉम द स्कूलिंग, आई डोंट वांट टू इंटरफियर माय स्कूलिंग विथ माय एजुकेशन। मतलब तो एजुकेशन और स्कूलिंग में बहुत डिफरेंस है। तो ये जब हम करने लगे तो ये स्पेस ओपन किया, ऐसे बहुत सारी अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के लिए जो आफ्टर स्कूल आवर्स, समर वेकेशंस में आ सके, प्लस पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्शन के लिए कि भाई आप ये कन्विंस हो कि आज की जो सिस्टम चल रही है उससे आप यहाँ तो, बुलाते हो लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे तो उसी का नाम है अस्माकम लाइफ हाँ, तो यूनिवर्सिटी। पिछले 10 सालों से 2014 में अस्माकम हम लोग बैठे थे, तो हमको लगा कि एक स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ सबको लगे कि ये हमारी जगह, हम जा सकते हैं कभी भी। अस्माकम का मतलब ही हमारा अस्माकम, होता है। हाँ, संस्कृत में अस्माकम मतलब हमारा है। तो यहाँ लाइब्रेरी थी, हम लोग US से बहुत सारी किताबें लेके आए थे, उसके अलावा भी लाइब्रेरी थी, कुछ कुछ साइंस के रिसोर्सेज थे, आर्ट्स, ये वो सारी चीज़। हमको लगा ये स्पेस ओपन कर देते अपन, जिसको आना है वो आ सकता है यहाँ पे, नेचर में बैठ के अपने आप को एक्सप्लोर करे। तो ये यहाँ से चीज़ें इमर्ज होने लगी। प्लस हमारी जो अनलर्निंग थी एज ए पेरेंट्स कि बहुत सारी कंडीशनिंग होती है हमारी, जैसे आपने बोला कि स्कूल तो जाना जरूरी है। 2 साल का बच्चा होता है तो कौन सी प्री स्कूल में जाएगा, यही पेरेंट्स को दिमाग में आता है। क्या सीखेगा वो नहीं, कौन सी स्कूल में जाएगा। मतलब पेरेंट्स को मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि आप यदि सिखाने के, आप डिसाइड करें कि आप बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए और क्लासेस पास करने के लिए एक के बाद एक दूसरी ग्रेड में, या सीखने के लिए? तो सीखने के लिए भेज रहे हैं तो आप खुद इवेल्युएट करें कि बच्चा सीख क्या रहा है। क्योंकि आज जितने भी सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है उसकी एग्जाम के 7 दिन बाद आप, या सेकंड डे भी आप उससे वही पेपर फिर से लिखवा लो, आप उसको यदि एग्जाम में 100 नंबर आए तो उस दूसरे दिन उसको 50 या 60 ही नंबर आएंगे। मगिंग एंड गिविंग एग्जाम, हम जाके जो दिमाग में मग कर लिया उसको एग्जाम में जाके लिख देते हैं, उसका मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं बचा है। आज मैकेनिकल इंजीनियर आप देख लो, जाके कितने लोग जाके गाड़ी का इंजन खोल के और कुछ प्रॉब्लम हुई तो देख पाएंगे। 4 साल मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, मैं तो बोलना चाहिए लैंग्वेज जो है रट्टा मारने वाला। तो जीवन में लर्निंग है कि नहीं है, और लर्निंग होती है तो लर्निंग फर्स्ट हैंड लर्निंग होनी चाहिए। हम आज सेकंड और थर्ड हैंड लर्निंग कर रहे हैं। किताब में किसी ने कुछ लिख दिया है, किसी ने उस किताब में से बोल के पढ़ा दिया है, सेकंड पर्सन जिसने लिखी फर्स्ट हो गया, सेकंड जिसने किताब खोल के पढ़ा दिया और थर्ड में हो गई। जबकि आप नेचर में जाएंगे, आप अपने आप को कम्युनिटी में एक्सपोज करेंगे, आप अलग अलग जगह ट्रैवल करेंगे, तो यू आर गेटिंग ऑल द लर्निंग्स फर्स्ट हैंड। क्यों फिर बोला जाता है स्कूलों और कॉलेजों में कि अभी तो चल रहा है, अच्छा है,
रियल वर्ल्ड में जाओगे तो पता चलेगा। हाँ, ये बोला जाता है। तो आप जब भी आप रियल वर्ल्ड की लर्निंग ही नहीं दे रहे हो इस इंस्टीट्यूट में, तो 16-16, 18-18 साल बिगाड़ने का मतलब क्या है? हम्म। तो खैर वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो अपन यदि खोलेंगे तो तो अगर शॉर्ट्स में आप पेरेंट्स को बोलना चाहें, हाँ स्पेशली जो मदर्स हैं, जो भी बच्चों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जी। फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो? बच्चों को क्या बोले? आप चाहते स्कूल बंद कर दें? नहीं, बंद नहीं करें। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को एक इंडिविजुअल पर्सन, जो वो खुद ही और शी इज अ सोल ऑन हिज और हर जर्नी, यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप बड़े हैं उम्र में तो आपको सारी चीज़ें मालूम है कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो बच्चा है, छोटा है, बॉडी में है, पर उसकी सोल बहुत आपसे भी बहुत डेवलप हो सकती है। ही कैन बी मोर मैच्योर्ड देन यू। तो ही और शी नोज व्हाट इज गुड फॉर मी, लेट देम फॉलो देयर पाथ। मतलब आप एक माली जैसा काम करें, पर उसमें केमिकल खाद डाल डाल के, रोज पानी डाल डाल के वो फूल खिलने वाला हो तो उसको खुद ऐसे खोलने की कोशिश नहीं करें। लेट प्रेशर देम बच्चों ग्रो पे ना दें। नेचुरली। मतलब और उनको यदि बच्चों को स्कूल अच्छा लगता है, लेट देम गो टू स्कूल। बट इफ दे डिसाइड कि हमारी लर्निंग स्कूल में नहीं हो रही है, कैन वी एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, लेट देम डू दैट। और ये जो बच्चों पे प्रेशर है हाँ परसेंटेज का, जी 89 आए, 93 आए, 99 आए नहीं, तो वो प्रेशर भी एक तरह से बच्चों को प्रेशर तो प्रॉब्लम देखो, करता है। पेरेंट्स की कंडीशनिंग है कि अपन जो सारा ये स्टेटस को का माइंडसेट जो हमारा है कि लोग क्या बोलेंगे। आज मेरा बच्चा, यदि अच्छी पढ़ाई मेरे पास के गवर्नमेंट स्कूल में भी मिल रही होगी, पर मेरा बच्चा शिशु कुंज या आईपीएस में नहीं जाता है, तो ये मेरे लिए फेल्यूर है, ये Status- पेरेंट्स मान के चलते हैं। बच्चे को कोई फर्क नहीं, उसको बच्चा एक खेलने को ले चाहिए। एक हमने शॉर्ट फिल्म बनाई है 2017 में, क्या द लॉस्ट गिफ्ट करके। क्या वो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से देखिए, और पॉडकास्ट में भी होगा तो एक लिंक डालिए। जी। उसमें 6 मिनट में आज की करंट सिस्टम में बच्चा किस तरीके से सफ़र कर रहा है, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी क्रिएटिविटी, उसका सब कुछ, ये आपको देखने को मिलेगा उसमें। कि जो हम सोचते हैं कि हम इतना सारा कर रहे हैं, कितना प्रयत्न लगा रहे हैं, माँ बाप को नहीं ज़रूरत है तो भी बेचारी माँ भी नौकरी पे जा रही है, फादर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, 2400 घंटे काम कर रहा है कि मेरे बच्चों की महंगी महंगी स्कूलों की फीस भर सकूं। बट उससे मैं जो चाहती हूँ वो इंसान बन के निकल रहा है क्या, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। और फिर हम लोग बच्चों पे जब बड़े होते हैं तो यार इतना इनके लिए किया और देखो ये कैसे निकल गए, क्योंकि आपने उसको उसकी जिस रियल ट्रू सेल्फ में और उसके रियल उसमें इन्वेस्ट करना था वो नहीं किया। आपने सारी आउटसोर्सिंग सिस्टम्स को आपका पैसा दिया और ये सोचा कि वो मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बना देंगे, बट वो नहीं हो पा रहा है। बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, पेरेंट्स कैसा जीवन जीते हैं, ये आप यू हैव टू शो देम। आपको आपकी लाइफ से जी के बताना लीड पड़ेगा। बाय एग्जांपल। हाँ, कि आपको आपकी लाइफ से जी के बताना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ऐसा महान बनना है तो मुझे महान बनना पड़ेगा। मतलब तो मेरे को महान, यदि शिवाजी चाहिए मेरे घर में तो मुझको जीजा माता बनना पड़ेगा, नहीं क्या तो बात है। कैसे आएंगे शिवाजी। सच में। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि तो क्या करें मैम, अगर आपने जब ये बात बोली है तो शॉर्ट में अगर आप बता पाए कि पेरेंट्स क्या करें, आप क्या कहना नहीं, चाहते मैं तो क्या, ये तो सब लोगों की अपनी अपनी जर्नी है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हैं? क्योंकि आप अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी चला रही है, तो जी, क्या करें तो पेरेंट्स? मैं ये बोलूँगी पेरेंट्स को कि आप उसके मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और उस पर ट्रस्ट कीजिए, फुल ट्रस्ट ऑन द चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर बॉर्न टू लर्न। वो ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं, पर कई बार तो डांटना पड़ता है जब नहीं पढ़ रहे या कई बार ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ तो बोलेंगे ना पेरेंट्स। नहीं फिर वही है कि ट्रस्ट तो है बट करेक्ट करना भी तो जरूरी है। नहीं, ट्रस्ट है, पर आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो एक अलग अलग इफिशिएंसी और अलग अलग स्किल्स लेके आए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा, उसके मैथ में दूसरे बच्चे के 100 आए, मेरा बच्चा, अब हो सकता है आपका बच्चा लैंग्वेज पढ़ने के लिए पैदा हो, उसकी वो इंक्लिनेशन हो, तो वो फाइंड आउट कीजिए। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, मतलब आपका खुद का टाइम नहीं, बट यू हैव टू गिव देम देयर ओन टाइम। आज 18 घंटे जो हमने उनको जोत के रखा है वो बिल्कुल गलत है उनके लिए कि हाँ, उनको खुद को पर्सनल अपने आप में बैठ के एक्सप्लोर करने का ही टाइम नहीं है कि 18 घंटे मतलब पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ, और क्या, 18 घंटे जोत के ही रखा है ना उनको। और फिर न तो उनको दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करने की बचा है, न पेरेंट्स के साथ बचा है, न भाई बहनों का आपस में टाइम बचा है। फिर कैसे आप एक बोलना चाहिए कि वेल नर्चर्ड इंसान कैसे बन सकते हैं
एक ही तरफ यदि आपका ध्यान है तो वो, और लर्निंग की उसकी पेस अलग है। आप 40-40 बच्चों को एक साथ बिठा के एक ही स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। अब कोई बच्चा मैथमेटिक्स को अलग समझता है, अलग तरीके से सीखता है, कोई अलग तरीके से सीखता है, कोई अलग, देयर आर डिफरेंट 100 टाइप्स ऑफ मेथड्स। आज हम लोगों में भी देख लीजिए तो एक घर में 2 बच्चे हैं, दोनों के पेरेंट्स एक ही है बट दोनों अलग अलग होंगे, तो कैसे 40 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीचर भी 40 बच्चों को एक साथ एक तरीके से पढ़ाए? उसकी मजबूरी है, वो और कुछ कर नहीं सकती है। उसका तो काम है, वो उसका काम भी है बट उसकी मजबूरी भी है कि 40 अलग अलग बच्चों को वो कैसे वो करेगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी एज ए बनती है। पेरेंट्स मुझे ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऐसा? हाँ, मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब आपको उनको अपना टाइम देना पड़ेगा अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो आप जैसी अपनी बात खत्म हुई कि वो ऐसे करके अस्माकम का बहुत सारा ओवर द इयर्स अलग अलग एंगल्स खुलते गए। फिर फूड एज मेडिसिन में काम करने लगे हम लोग। मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया नेचुरल तरीके से। तभी आपने बोला डायबिटीज था। हाँ, या है? नहीं था। तो ये था से है कैसे हुआ मैम? था ये तो एक से है अलग ही कैसे चीज हुआ, है। था कैसे हुआ, था कभी जो आज लाइफस्टाइल जी रहे हैं हम लोग स्ट्रेसफुल वाली, तो वो उसकी देन था डायबिटीज। तो अमेरिका आपको में जब इतना यूएस स्ट्रेस में थे लिया। तब हुआ था? हाँ, मेरे फादर भी डायबिटिक थे, हाँ। बट वो स्ट्रेसफुल लाइफ प्लस जो हम जिस तरीके की लाइफस्टाइल आज इन नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल लाइफ जो जी रहे हैं, जब हम आए भारत और ये सब काम करने लगे धीरे धीरे, और वैसे भी मेरा बैकग्राउंड था कि नेचुरोपैथी, मेरे नाना का हॉस्पिटल भी था, तो ये था कि मेरे को मेडिसिन नहीं लेनी है। तो जब मेरा A1C 9.1 आया, उसके पहले 7.5 था। 7.5 तक डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ऐसे ही आप खाना पीना वो सब कर लो, बट मेडिसिन जैसे जैसे लेने जाते हैं वैसे वैसे आपका बढ़ने लगता है। ब्लड शुगर बढ़ते ही जाता है। वो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आपका डोसेज बढ़ते जाएगा और नई डोसेज बढ़ाएंगे तो शुगर बढ़ता जाएगा, मतलब डायबिटीज़। तो मुझको ये लगा कि ये नेचुरल तरीके से हील करना चाहिए। तो 2017 में मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फूड एज मेडिसिन पे तो कर ही रहे थे हम लोग कि भाई कैसे कैसे खाने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बट फास्टिंग, वाटर ओनली फास्टिंग, ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने। ये क्या होता है? भोपाल के पास में एक जंगल में जाके, सेहतवन करके जगह है वहाँ पे, मतलब एक जंगल ही है पूरा। तो वहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले 10 दिन का सिर्फ पानी पे रही मैं। पानी पे? सिर्फ पानी पे वो 10 दिन? 10 दिन मतलब आप पानी पी के रहे जंगल में? हाँ, पानी पी के। और वो जंगल ऐसा है कि बड़ा, मतलब, और बेसिक फैसिलिटी, मतलब वहाँ पे टॉयलेट तक नहीं है। हम लोग जंगल में जैसे जाते थे अपने ट्राइबल, वैसी लाइफ जी। पूरी एक मिट्टी की झोपड़ी थी वहाँ पे, और पूरा नेचर के साथ अपने आप को एसिमिलेट करके रहे। ठीक है। इतना बॉडी पे उसका फर्क पड़ा कि फिर आई मैं जब घर पे, तो आई कंटिन्यूड दैट लाइफस्टाइल। और मैंने अपना मिलेट्स और 1 मील ए डे और एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, तो उससे मेरा डायबिटीज़ जो भी था, मतलब शुगर, वो धीरे धीरे कम। मैंने मेडिसिन पूरी तरीके से छोड़ दी थी। फिर धीरे धीरे वो मतलब जब A1C आपको नॉर्मल की डायबिटीज तरफ थी तो आने आपने लगा। छोड़ दिया? हाँ, A1C नॉर्मल आने लगा। और उसके बाद में हर साल, ये मेरी प्रैक्टिस है कि हर साल मैं कम से कम 10 दिन का करती हूँ मैं। हर महीने में 3 दिन का हो जाता है, या हर 6 महीने में 7 दिन का। क्या हो वाटर ओनली जाता है? फास्टिंग, फास्टिंग? वाटर ओनली फास्टिंग। तो ये सिर्फ पानी डायबिटीज पे। में तो उल्टा होता है ना कि भूखे रहोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, तो वो मेडिसिन आप लेते हैं तब होता है। आपकी बॉडी इज अ मैजिकल मशीन, वेरी ब्रिलियंट मशीन। वो उसमें सारी पावर है कि अपने आप को हील कर सके। ओनली थिंग इज कि आप उसकी नेचर, अंदर का नेचर जो है और बाहर का नेचर कौन क्या है, मतलब अंदर का नेचर और बाहर का नेचर को आप दोनों का समन्वय जब बिठाएंगे, आप नेचर में रहेंगे और अपने आप में रहेंगे, मतलब स्वस्थित बोलते हैं ना, स्वस्थ रहना मतलब स्व में स्थित। तो जब स्व में स्थित रहेंगे तो अपने आप आपकी ये सारी हीलिंग होती जाएगी। तो वो होने लगा। बहुत सारी चीज़ें अपने आप चेंज होने लगी। 2021 में मुझको कोविड हुआ था। उसमें भी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। बहुत खतरनाक जो डेल्टा वेरिएंट वाला था, उसमें भी सिर्फ सन बाथिंग और पानी पे रह के मैंने 21 दिन का फास्ट किया। मैम, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि फास्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है। बट क्या सभी को करना चाहिए? जिनको डायबिटीज है उनको फास्टिंग करना चाहिए, आप मानते हो ऐसा? या कुछ ऐसा रूल है? मेरे ख्याल से तो आज जितनी 99% डिसीजेज हैं, दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिसीजेस। और फास्टिंग इज इफेक्टिव फॉर एवरीथिंग। 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट को ऑटोफेजी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है, जो ये बताता है कि ऑटोफेजी प्रोसेस, जब फास्टिंग प्रोसेस होती है
तो आपकी जो भी जितनी भी डैमेज सेल हैं या जितनी भी डिसीज सेल हैं, वो अपने आप 2 से 3 दिन से शुरुआत करते हैं तो वो सारी सेल्स अपने आप मरने लगती है, बॉडी अपने आप उन कचरे को खाने लगती है और आपकी जो भी नई सेल्स हैं वो रीजनरेट होती है, ग्रोथ हार्मोन्स वापस से बनते हैं आपकी बॉडी में, स्टेम सेल्स जो है हमारी वो फिर से उनका रिनोवेशन होने लगता है। तो कोई भी बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट हेल्थ, डायबिटीज़ ले लो आप, थायराइड ले लो, जितनी भी जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस हैं उसमें सब में फास्टिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। एंड हमारी बॉडी जो उसी लिए बनी है, जब हंटर और गैदरर्स के टाइम पे थे जब, तब से हमारी जो जेनेटिक्स है वो चेंज नहीं हुए हज़ारों सालों में। तो हमारी बॉडी को आदत है कि जब खाना मिलेगा तब खा लो, जब नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड टू टेक दैट, और वो हमारी बॉडी अपने आप अपनी बॉडी के फैट और अलग अलग जो डैमेज सेल है वो अपने आप को ख़त्म खाने लगती है। मतलब तो आप एक नॉर्मल इंसान 25 से 30 दिन तक आराम से बिना खाए रह सकता है, सिर्फ पानी पे। जो एक फिट है अगर वो भी चाहता है तो क्या वीकली फास्टिंग या मंथली वीकली फास्टिंग? फास्टिंग अपना होता ही अपने, अपन तो कहाँ जाए, हमारे ऋषियों ने एकादशी दे के रखी, 10 दिन में 1 दिन उपवास, सवेरे से लेके शाम तक, साबूदाने वाला नहीं, पूरा उपवास जो 3-4 टाइम साबूदाना खा रहे वो तो हम और डबल अपने पेट में डाल लेते हैं, बट जो सही का उपवास है, मुसलमानों में रमजान होता है जो, वो एक फास्टिंग का है। तो हमारे ऋषि मुनियों को ये मालूम था कि यदि साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे कि मेरी बॉडी के लिए क्या जरूरत है तो लोग माने नहीं माने, बट चूंकि हम बहुत श्रद्धा रखते हैं भगवान में और अपने संस्कृति में, अपने उसमें, तो व्रत उपवास के नाम से हमको ये दे के रखा है। इट वॉज द प्रोसेस ऑफ फास्टिंग। दे वर वेरी शार्प एंड इंटेलेक्चुअल, हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो ये हमको दे के गए हैं। और हमारी संस्कृति को हम यदि डीप में साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझेंगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आज हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाएगा। तो यदि किसी को भी स्टार्ट करना है तो वीक में या मंथ में, कैसे आप बोलते हैं? नहीं, तो किसी को भी स्टार्ट करना है तो वीक में एक बार कर ले, 24 घंटे का 24 फास्ट कर घंटे ले, फास्टिंग, हाँ, सिर्फ पानी पे, पीना। हाँ, कुछ नहीं है। और वो भी फास्टिंग जगह तो 21 कई बार दिन, ऐसा होता है मैम, कंट्रोल नहीं होता है, जैसे होता है ना, नहीं। ये तो बोल रहे कई ऐसे लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ, तो मुझे भी लग रहा है कि ठीक है शुरू करते हैं, हाँ, या बहुत सारे लोग सुनने के बाद लगेंगे शुरू करते हैं, हाँ, हाफ डे हुआ और फिर वो कहेगा चलो लेके आओ अगली बार देखेंगे। नहीं, ये माइंडसेट है हमारा। क्या ये भूख नहीं लगती हमको, अभी भी हम में से 90% से ज्यादा लोग भूख लगती इसलिए नहीं खाना खाते हैं, फिर? वो हमारी आदत में आ गया, टाइम हो गया है, खाओ। या फिर हमारी जबान को वो टेस्ट कि भैया आप खाने का टाइम, खुशबू आई तो खा लो। मतलब जो भी तरीके का आज खाना खा रहे हैं ना अपन, इट इज मोर एडिक्टिव देन न्यूट्रिशियस। तो हम जितना, और कार्ब ज्यादा से ज्यादा हमारे खाने में है। आज देखो, समोसे की खुशबू आएगी तो समोसा खाने की इच्छा हो जाएगी, बट समोसा, आप यदि नेचुरल मोड में रहेंगे ना, तो आप मेरे सामने, मतलब ऐसे जो भी लोग करते, मेरी बात नहीं कर रही हूँ, उनको देख के खाने की इच्छा नहीं होती कि अरे यार ये क्या खाना, ये कचरा क्या खाना, यही लगता है उस टाइम। आप क्या खाते हो? तो मैं सलाद पे रहती हूँ, सूप पे रहती हूँ, मिलेट्स लेती हूँ मैं, और अपना जो घर की सब्जियां और अनाज उगा रहे हैं मोस्टली हम वही कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा लगता है आपसे तो बात करते ही रहेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट अगेन उस पर लौट के आते हैं जो हम बात कर रहे थे। 2 चीज़ें जो आपने वापस इंडिया आने के बाद शुरू किया, पहला तो आपका स्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है और इसमें अगर कोई जुड़ना चाहे कैसे जुड़ सकता है, उसमें आप क्या करते हो, लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हो जी? फिर अपन बात करेंगे जो आपने अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया है। श्योर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और अब अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी एक ही मान सकते हैं अपन, क्योंकि जैसे बात की कि अपनी लाइफ में इमोशनल, मटेरियल, स्पिरिचुअल बैलेंस जरूरी है। तो जो ओवर द ईयर्स हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं हमारे परिवार में, तो मैं ये बोलती हूँ एक लाइन में कि 0 आउटसोर्सिंग फॉर फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हमारी परिवार प्रैक्टिस कर रहा है। तो एजुकेशन में हो गया सेल्फ लर्निंग, की हम नेचर से सेल्फ लर्निंग कैसे हो सकती है, मतलब हो गया, ऐसा नहीं कि पूरा 100%, बट वी आर ऑन दैट राउट। फूड में हम लोग खुद अपना नेचुरल फार्मिंग करके उगाने लगे, अपना सब्जियां, अपने फल, अपना सब कुछ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करते हैं कि हम आउटसोर्स नहीं करें, अपना बाहर से नहीं लेके आए। आप अपने लेवल कर रहे हो या हम लोग भी ले सकते हैं? नहीं, तो वो अभी बड़े लेवल पे नहीं है, इट्स नॉट, पर हमारा एक स्टार्टअप था मेरा और मेरी बेटी के साथ में, कॉटफू, कनेक्टिंग थ्रू फूड करके। उसमें हम लोग, एक ऑप्शन था कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन के साथ में आप होममेड मील किसी के घर में जाके कैसे कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ एयरबीएनबी फॉर होममेड मील्स, बट विथ ऑथेंटिक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। ओके। और दूसरा
नेचुरल फार्मर से डायरेक्ट फैमिलीज को जोड़ना, कि आपके घर गेहूं आ रहा है तो किस किसान से आ रहा है आपको मालूम पड़े, आपके घर दाल आ रही है तो कहाँ से आ रही है, राइस, और डायरेक्ट किसान से लो ऐसा? डायरेक्ट किसान से आपके घर में उसी किसान के लिए उसको आपको हम मिलवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उस किसान के लिए आपको ग्रेटिट्यूड भी हो पाए, आप उससे कनेक्ट हो पाए, और किसान बट को वो अपनी ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, तो हम नेचुरल फार्मर्स से ही जुड़े हुए थे, ऑथेंटिक जो हमारे टेस्टेड है, हमारे वेरीफाइड है हमारे ग्रुप में, उन्हीं से। और तो फूड एज मेडिसिन हो गया, और तीसरा जो लाइफ स्किल्स में या एजुकेशन में, और हीलिंग, नेचुरल हीलिंग। तो ये सारे प्रयोग करते करते बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी बनने लगी जिनको ये सब जानने की इच्छा होने लगी। तो अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी जो है, वो हम ये बोल रहे हैं कि लाइफ के बारे में यूनिवर्स से जो भी सीखना है, मतलब आज यूनिवर्सिटीज हो गई कि जहाँ पे यूनिवर्स को छोड़ के हर चीज का इंफॉर्मेशन मिल रही, ज्ञान मिल रहा है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बट लाइफ यूनिवर्सिटी क्या होगी कि मेरी लाइफ को कैसे जीना है, मेरी लाइफ के अलग अलग एंगल्स कौन कौन से हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलनेस हो गई, लाइफ स्किल्स हो गई, फूड कैसे खाना है, उगाना कैसे है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यदि किसी को भी सीखना है तो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, पर हम बोल रहे हैं कि इसके 3 वर्टिकल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी, वेलनेस और लाइफ स्किल्स। इसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स रखेंगे, रिट्रीट्स होंगी वहाँ पे, जो हमारा 15 एकड़ का नेचुरल फार्मिंग जहाँ कर रहे हैं उसको पूरा हम फूड फॉरेस्ट बना रहे हैं, बेस्ड ऑन पर्माकल्चर एंड मियावाकी मेथड के ऊपर। पूरा फूड फॉरेस्ट, पूरा जंगल बनेगा, और वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें सीखनी है, वो आके रह सकते हैं, बाहर से भी, विदेशों से भी, यहाँ से भी, और यंगस्टर्स भी, फैमिलीज भी, सब लोग आके हम साथ में क्या को क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम कुछ सिखा रहे हैं आपको, हम लोग सब आपस में मिलके क्या एक दूसरे से सीख सकते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, और कॉन्शियस लिविंग कैसे कर सकते हैं, कॉन्शियस और नेचुरल लिविंग कैसे कर सकते हैं, इसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरा, इसका अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जो दे आर रीचिंग आउट टू अस कि हमारी लाइफ में हम माइंडफुलनेस, कंपैशन, एम्पैथी, इमोशनल हेल्थ, ये सब कैसे लाएं, इतनी भागा दौड़ी की ज़िंदगी, हमको शांति कैसे मिले, हम कैसे जीना है वो कैसे सीख सके। तो दे आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू अस कि हाउ वी कैन डिज़ाइन द प्रोग्राम्स फॉर देम, दे कैन कम एंड स्टे, मतलब वहाँ पे आके रेसिडेंशियल रह सकते हैं। तो वो सारा पूरा जो हमारा प्रयोग है, वो ये प्लान नहीं था, जो भी करते जा रहे उससे जो भी इमर्ज हुआ उसको हमने अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है। सो इसमें ये हुआ है कि एक नाम यूनिवर्सिटी है, बट वो उस तरह की यूनिवर्सिटी हाँ। नहीं है जहाँ क्लासेस लगती हैं, लोग नहीं, आते हैं। नहीं, सो वहाँ पे कुछ चार्जेस ये एक है? लिविंग लैब बोल सकते हैं आप, Living lab। नेचुरल लैब तो बोल उसका सकते कुछ हैं। चार्ज है अगर किसी को ज्वाइन नहीं, करना है तो वो ज्वाइन का तो कोई चार्ज नहीं है, बट आज वहाँ रेसिडेंशियल स्पेस बन रहा है, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स जो भी होंगे उसका जो भी होगा वहाँ पे रहने खाने का, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। बट इस स्पेस पे भी जो अभी वो तो खेत है, बट यहाँ पे भी हर संडे हम लोग मिलते हैं, क्या होता है? काफ़ी यूथ आते हैं यहाँ पे, हम उसको बोलते हैं संडे सर्कल का नाम देते हैं, वहाँ हम लोग साइलेंस में बैठते हैं, प्लस कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम जीवन के बारे में लेके आते हैं जिससे कि जिसको डीप रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। वो आज जब तक हमारी जो अंदर की नीड है कि मुझको इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल हेल्थ मेरी कैसे, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे कैसे काम हो, मैं साइलेंस में अपने साथ बैठ के अपने आप में क्या क्वेश्चंस, अपने बारे में क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं। तो ऐसे नेचर में हम लोग बैठते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, सर्कल का नाम बोलते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस है उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, सर्कल गेम्स खेलते हैं, कुछ हार्ट कैफ़े बोलती हूँ मैं, हार्ट कैफ़े करते हैं, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ माय लाइफ है उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हैं। जैसे पिछली बार ये हुआ था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम माय लाइफ आई वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब आए। तो आप बोल सकते हैं इसको चलती फिरती लाइव यूनिवर्सिटी है या लर्निंग प्लेस है, जिसमें हर उम्र के लोग आपस में आके मिल के एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो वो एक कम्युनिटी हमारी बन रही है। प्लस अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी इज़ अ प्लेस फॉर द पीपल हु वांट टू लीड अ कॉन्शियस लाइफ। ऐसी कम्युनिटी है। चार्ज किसी का, सब कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हमारा कोई एज लिमिट है? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, 0 to 100 कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता तो संडे अगर किसी को आना है तो टाइमिंग क्या रहता है। 4:30 PM, मतलब दोपहर में 4:30 से 6:30 तक। एवरी संडे? हाँ। तो अगर जो लोग सुन रहे हैं तो किसको आना चाहिए, मतलब अस्माकम में कौन आना चाहिए? अगर किसको मुझको तो लगता है सभी आ सकते हैं, सभी को और आना अगर चाहिए। 2-3 चीजें जो यहाँ आने के बाद उसमें सीख सकता है या बदल सकती हैं, वो क्या है?
वो तो अलग अलग सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी को इस स्पेस में ही आके इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगते हैं कि लाइफ में बहुत एक आशावादी दृष्टिकोण खड़ी हो जाती। किसी को यहाँ जब हम लोग सर्कल में बैठते हैं तो अपने ऐसी ऐसी चीज़ें जो कभी उन्होंने अपने घर में अपने फ्रेंड से भी शेयर नहीं की, यहाँ पे आके उनके अंदर से निकलती है। जो हमारे कुछ कुछ कार्ड गेम्स है उसके माध्यम से, ओपन डिस्कशन क्वेश्चंस के, ओपन डिस्कशन भी नहीं बोलूँगी मैं, अपने खुद के रिफ्लेक्शंस। तो अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू उनको लगता है कि जो बातें आज तक हमने किसी से शेयर नहीं की थी, वो यहाँ पे हमको एक सेफ स्पेस मिलता है जहाँ पे हम लोग अपने अंदर की बातें शेयर कर सकते हैं, कहीं से भी एक दूसरे से सीख सकते हैं बहुत सारे। और ये सारी चीज़ें क्या, ये इमर्जिंग है। जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, मैं सभी को बोलती हूँ, जो भी यहाँ आते हैं मैं बोलती हूँ, वी आर को क्रिएटर्स। हम लोग आपस में एक साथ एक को क्रिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट कि मैंने कुछ क्रिएट किया और तुम आओ और ज्वाइन करो और कुछ लेके जाओ यहाँ से। हम देना लेना सब कुछ एक साथ चल रहा है यहाँ पे। कुछ चार्ज है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये क्यों कर रहे हो? मतलब ये मुझको लगता है ये तो हम सबकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि मेरे पास जो जो है वो देने के लिए है। तो जस्ट मुझको लगता है देने वाली भी मैं कौन हूँ। ये भगवान एक इंस्ट्रूमेंट बना के हमको इस माध्यम से, ये इतना सुंदर स्पेस है तो बहुत सारे लोग तो स्पेस में ही आके खुश हो जाते हैं। उसके बाद में हम बैठते हैं तो कोई सेल्फलेस, मतलब कोई इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं कि क्यों कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हर चीज का आज हमारे पास में है कि ट्रांजैक्शनल सोसाइटी बन गई है हमारी, उससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रांजैक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, हमको इनर ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, हम लोग सर्कल में आते हैं तो बोलते हैं कि हमको कुछ ऑफर करना है, तो हमारा एक स्माइल कार्ड्स होते हैं जिसमें एक एक एक्शन ऑफ काइंडनेस, कि आप प्लांट अ ट्री, या फिर आप कोई स्ट्रेंजर को कुछ चाय पिला दीजिए, या अपने हैंडमेड कुछ चीज़ बनाई हो, आर्ट हो, वो किसी को गिफ्ट कर दो, या बहुत दिनों से जिस किसी रिलेटिव से बात नहीं करे उसको फ़ोन लगा के उसको पूछो कैसे हैं। ऐसे अलग अलग एक्ट ऑफ काइंडनेस है। तो हम उनको बोलते हैं कि ये आपकी गिफ्ट है, हमको आप ये एक्ट ऑफ काइंडनेस करेंगे, ये आपकी हमारे लिए गिफ्ट है। नो चार्जेस, नो ट्रांजेक्शन। वी आर वर्किंग ऑन टू मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ वेल्थ, जो हमारे ऋषियों ने भी बताया है कि सिर्फ पैसा ही एक वेल्थ नहीं है। आज हम लोग जो बैठ के इतना जो सत्संग हो रहा है वो भी एक वेल्थ है अपने आप में। कम्युनिटी एक वेल्थ है। ये आज मेरा शुद्ध हवा और शुद्ध पानी जो मुझको मिल रहा है वो एक वेल्थ है, जिसको हमने कोविड के टाइम पे जाना कि ऑक्सीजन नहीं तो हम तो मानते ही नहीं थे उसको, जो फ्री में मिल रहा है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बट उस टाइम पे भगवान ने सिखाने के लिए भेज दिया कि भैया ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा कीमती है, जिसका हम समझ ही नहीं पाते हैं कभी। तो यही है कि तो जिस तरह की लाइफस्टाइल होती जा रही है लोगों की, भागा दौड़ी है, सबके अपने अपने टारगेट है, जिसे आपने बोला बच्चों से शुरू होता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो इस तरह की लाइफ में अभी और ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ हो, जैसे लाइक स्माकम यूनिवर्सिटी है जहाँ वीक में एक बार आके हम 1-2 घंटे बैठते हैं तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, इंसान को अच्छा भी लगता होगा। तो किस तरह बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग आते हैं, मतलब आप यदि हमको फॉलो करेंगे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोगों के वहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस दिए उन्होंने कि क्या लगता है वहाँ पे, क्या खुशी मिलती है आके। कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम 5 मिनट अपने फ़ोन से दूर आंख बंद करके साइलेंस में बैठ पाएंगे। ये 5 मिनट साइलेंस में बैठना कितना पावरफुल होता है। ऐसा बोला जाता है कि साइलेंस हैज़ ऑल द आंसर्स टू योर प्रॉब्लम्स। तो ये उनको रियलाइज़ हुआ कि साइलेंस में बैठ के क्या मिल रहा है, ये कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। तो अपने आप को जगाना और अपने आप को अवेयर करना, और एक इतना सुंदर जो मानव जीवन मिला है उसमें हम और क्या कर सकते हैं, वो साथ में मिलके, विदाउट कोई सेल्फिश मोटो, कि दिमाग में भी नहीं है कि इससे मिलेंगे या ये यहाँ पे कोई आएगा तो हम तो नाम भी नहीं पूछते। यहाँ पे इतने लोग आते हैं, शुरू में किसी को लगा कि यार अच्छी जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नेटवर्किंग होगा, हम अपना बिजनेस प्रमोट करेंगे। जब इस स्पेस में आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं, वो चाह के भी नहीं बोल पाते कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, आप हमारे पास हमारी सर्विसेज ले लो या कुछ। तो ये भी है ना कि चलो चलते हैं कुछ। हाँ, तो ये क्योंकि हर कोई एक्शन को हमने ट्रांजैक्शन नहीं बना दिया है। पुराने ज़माने में हम किसी दूसरे शहर में जाते थे अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो हम रिश्तेदार से मिलने आते, हम ये नहीं सोचते थे कि उसके घर रहने को मिल जाएगा, बट उससे मिलने की खुशी होती है और उसको भी हमसे मिलने की खुशी होती। आज उसी को हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, शेयर्ड इकोनॉमी प्लेटफॉर्म, उसको बोल दिया एयरबीएनबी। तो आज हमने जितने भी हमारी जीवन में खुशबुएं थी उन सबको हमने प्लास्टिक के फूलों में बदल दिया है। मतलब उसको हमने सब चीज़ को ट्रांजेक्शन बना दिया है कि आज
आज मैं किसी से कुछ भी जा रहा हूँ किसी के पास में भी तो प्योर लव के लिए मिलने नहीं जा रहा हूँ। आज भगवान को ही नहीं हमने छोड़ा, मतलब मंदिर में जाते तो हम उससे मांगने ही जाते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे दिन में हजारों लोग जाते होंगे, उसमें से एक लोग भी ऐसा होगा जो भगवान को सिर्फ थैंक यू बोलने जाता होगा कि भगवान तूने मेरे को कितना सुंदर जीवन दिया, तू मेरा जीवन चला रहा है 24/7, यू आर माई वर्किंग पार्टनर, मैं तेरे को थैंक यू बोलने आया हूँ। उस दिन भगवान सही में उस मूर्ति में से निकल के आया, उस मूर्ति में से अपनी आंखों से प्यार से देखेंगे। बाकी तो हमने सब बाजार ही बना दिया है सब दूर। तो इसको कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकें? जहाँ 90% पूरा बाजारू चल रहा है उसमें हम अपने आप को एक वक्त एक टाइम ऐसा रख सके जहाँ पे हमको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उसी की खुशबू है, वही लोगों को, मतलब आप पूछेंगे क्या मिलता है, क्या सर्टिफिकेट, क्या स्किल आ गई, ये मैं नहीं बता पाऊंगी, बट उनकी खुशी और उनके अंदर जो उनको प्रसन्नता यहाँ आके होती है वो इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। मतलब आपने घर भी अलग तरह से बनाया है जी। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि इसमें जो है सीमेंट और रेत इसका इस्तेमाल नहीं हो, कैसे बनाइएगा? हाँ, ये इसमें जुड़ाई जो है वो पूरा चूना, मेथी, उड़द, गुड़, गोंद, हाँ से घर बना है। पुराना जो अपना स्टाइल था, पुराना से क्या था? पुराने राजस्थान, गुजरात, मतलब जब भी अपने किले बनते थे जो अपने पुराना चूने से जुड़ाई होती थी। सीमेंट तो अभी अभी आई है। आपने क्या क्या बोला? गोंद, गुड़, उड़द, मेथी। ये तो सब्जी लग रहा है बना दाल बनी हुई है पर इतनी पक्की है कि ये 100, 200, 500 सालों तक कुछ हिलने नहीं वाला है। इसकी लाइफ लॉन्ग है ये। और इस घर में हम एसी यूज नहीं करते हैं। अच्छा, एसी नहीं है? ये अपने आप नेचुरल कूल और नेचुरल वार्म बिकॉज ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। अच्छा, मतलब इतना इम्पैक्ट है सीमेंट और रेत यूज ना करने का। हम एसी नहीं, हम अमेरिका से आए हैं, हमारे बच्चों को वहाँ पे कार एसी, घर एसी, जहाँ जाते हैं वहाँ सब कुछ एसी, सब दूर सेंट्रल एसी चलता है, उसके बीच में से लेके आए और यहाँ पे हम सस्टेनेबल एक लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एसी भी नहीं चलाते। कंप्लेंट नहीं करते बच्चे कभी? नहीं, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब शुरू में लगा उनको कि क्योंकि रिसोर्सेस होते हुए आप रिसोर्सेस से डिप्राइव करते हो नहीं, बट अवेयर होके मैं बताती थी कि बेटा ये करेंगे, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट हमारी पृथ्वी माता को कितना नुकसान हो रहा है। और तुम एसी के बिना नहीं रह सकते, तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पंखा भी नसीब नहीं है। तो उनकी जिंदगी से कंपेयर करो तो हम तो बहुत बेहतर स्थिति में है। तो धीरे धीरे, और आप जब प्यार से समझाते हो, अपनी ज़िंदगी से समझाते हो, तो आता है समझ में। हम लोग पूरा सस्टेनेबल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने आसपास कैसा बनाया? यहाँ पे आपने बहुत सारे, मैंने देखा पौधे भी लगाए हैं बहुत सारा। तो ये पूरा मतलब सब्जियाँ लगी हुई है, पूरे अलग अलग फ्रूट्स के पेड़ हैं यहाँ पे। पर बड़ा जो अपना फूड फॉरेस्ट है वो लाइफ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है धार रोड पे, माचल गांव के पास में, यहाँ से 20 किलोमीटर, वहाँ पे पूरा कैंपस बन रहा है। कब तक बन जाएगा? वो उसका रेसिडेंशियल भी, वो राजस्थान से आर्टिस्ट है इसमें, तो भी इस घर में तो भी थोड़ा हमको सीमेंट रूफ के लिए और बीम कॉलम के लिए, फाउंडेशन के लिए यूज़ करना पड़ा है। पर वहाँ पे पूरा 0 सीमेंट में काम हो रहा है। तो वो पूरा पत्थरों में, राजस्थान के आर्टिस्ट आए हैं वहाँ पे, तो पूरा पत्थरों से बन रहा है। चूना भी वहीं बन रहा है, वहाँ पे गुड़, मेथी, गोंद सब आके, और वहीं पे पूरा मसाला बनता है वहीं पे। और ये मजबूत भी उतना ही होता है? अरे मजबूत तो सालों साल, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, हजारों साल तक जो पुराने स्ट्रक्चर किले, हाँ वही। तो बहुत ही डिफरेंट बन रहा है और आप बहुत डिफरेंट कर भी रहे हो। मतलब यहाँ पे जैसे आपको बताया कि आपको पिलाया भी है पानी हमने, कि हम लोग रेन वाटर स्टोरेज कर रहे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये कैसे करते हैं? उसको एयर टाइट और सन टाइट टैंक में उतारते हैं हम लोग। 3-4 बारिश हो जाती है, उसके बाद में पूरा एटमॉस्फेयर भी क्लीन हो जाता है, छत भी हमारी क्लीन हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र का पानी उतारते हैं हम लोग उसमें, और 18,000 लीटर का टैंक है। और वहाँ से उस पानी को पूरा सन टाइट और एयर टाइट है, तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है, कोई बैक्टीरिया कुछ भी नहीं। और उस पानी को फिर हम लोग, हमारे 3 पॉट फिल्टर सिस्टम बनाया है। जो पुराने स्टाइल में जो वाटर फिल्टर होता था ना, कोयला, ग्रेवल मतलब गिट्टी, और सैंड, रेत, उन तीनों के दो ऊपर के पॉट में वो भराए, तीसरे पॉट में पानी छन के आता है पूरा, फिर इसमें मोरिंगा के सीड्स डालते हैं। तो ये पूरा लाइव एक्टिव वाटर है जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है।
और उसका पीएच वैल्यू इज मतलब अल्केलाइन, तो अल्केलाइन पानी पीने की मशीनें आती है बाजार में आज लाखों 1.5 लाख रुपए रुपए की। आपके पास बारिश का पानी आ रहा है, आप उतारो, आपने पिया ही है यहाँ पे, उससे मीठा पानी आपने बहुत ही पिया मीठा नहीं पानी लगा, होगा। सच में लग भी रहा था। बहुत अलग और अच्छा काम कर रहे हो आई थिंक। तो आखिरी में आप कुछ बोलना चाहते हैं, जो अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी है हाँ, उसके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, अस्माकम लाइफ यूनिवर्सिटी, हम वी आर ट्राइंग टू नर्चर द जनरेशन ऑफ कॉन्शियस क्रिएटर्स। और क्रिएटर्स क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग बहुत ही एक बेसिक बच्चों के साथ में गलती करते हैं कि जब वो छोटे रहते हैं हम बोलते हैं कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। Yes. मेरे को लगता है वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, क्योंकि उससे क्या उसकी पूरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक तो हम उसको वो जब पूछते हैं ना तो वो आसपास देखता है कि कौन क्या क्या है मेरे आसपास, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सॉलिसिटर, आईटी वाले, ये सब है, तो मैं उसमें से कोई बनूंगा। तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, वो खत्म होके वो रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन पे काम करता है। तो हम यदि ये पूछना शुरू करें कि व्हाट यू वांट टू क्रिएट इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू ग्रो अप, तो उसकी पूरी क्रिएटिविटी खुल के आएगी और वो कुछ नया सोच सकेगा, नया सृजन करने का सोच सकेगा। तो हमको उसको रोबोट नहीं बनाना है, हमको सबको क्रिएटर्स बनाना है एंड कॉन्शियस क्रिएटर्स बनाना है। आज जो क्लाइमेट की हालत है, आज जो एनवायरनमेंट की हालत है, हमारी पृथ्वी की जो हालत है, और पृथ्वी, और ये तो बाहर का एनवायरनमेंट है, हमारे अंदर के एनवायरनमेंट की क्या हालत है वो मुझको नहीं लगता कि मेरे को किसी को बताने की जरूरत है। हर बच्चा डिप्रेस्ड, हर बच्चा फ्रस्ट्रेशन में है, इतने सुसाइड हो रहे हैं, गुस्से में है, मेंटल इमोशनल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, खाने में हम हमारे शरीर में जंक डाल रहे हैं, सोच हमारी पॉल्यूट हो रही है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमारा मन वो पॉल्यूट, तो हम सोचें इस बारे में, कॉन्शियसली सोचें कि हम क्या कर सकते हैं और एक सिंपल सी सस्टेनेबल लाइफ कैसे जी सकते हैं। और एक मैसेज और मैं देना चाहूँगी कि ये प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक की बॉटल स्पेशली पीने के लिए, हमको लगता है बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा पानी है वो, पर जितना प्लास्टिक मदर अर्थ को नुकसान कर रही है, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो प्लास्टिक की बॉटल का पानी हमारे शरीर में नुकसान कर रहा है। तो हम उसको बंद करें, हर जगह अपनी स्टील की बॉटल ले जाएं, रिफिलेबल वाटर हम पानी पिएं। पिछले 10-12 सालों से हम और हमारा परिवार अपने साथ में कोई भी डिस्पोजेबल, इवन पेपर डिस्पोजेबल भी यूज़ नहीं करते हम लोग। हम अपना प्लेट और बॉटल, ग्लास सब लेके जाते हैं और साथ में रखते हैं, और कहीं भी जहाँ पे होता है वी से नो टू एनी डिस्पोजेबल। पेपर भी लगता है ना रिसाइकलेबल है, बट उस रिसाइकलिंग में कितनी एनर्जी जा रही है और रिसाइकल हो भी रहा है कि नहीं, ये हम देखने नहीं जा रहे हैं। और 5% प्रोडक्ट जो रिसाइकलेबल के नाम पे ये जो सस्टेनेबल के नाम पे बड़ी बड़े मार्केट कंपनियां बेचती है, उसमें से सिर्फ 5% प्रोडक्ट्स रिसाइकल हो रहे हैं। और तो हम प्रयास करें कि हम कम से कम मदर अर्थ का नुकसान करें और इन टर्न वो हमारा नुकसान रोके हम, मतलब हमारे अंदर का और बाहर का। आज आपसे बात करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम कि आप आए घर पे और हम लोगों ने बहुत अच्छा सत्संग किया साथ में। थैंक यू मैम। थैंक यू।